हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर। देखो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमने बहुत सारे कर रखे हैं, वीडियोस आपको अपलोड मिल जाएगी विद क्वेश्चन एंड फुल कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन हमने थ्योरी अभी तक अपलोड नहीं की हुई थी बेटा चैनल पे, तो अब मैं थ्योरी भी अपलोड कर रहा हूँ। लाइन वाइज चलेंगे, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सबके प्रॉपर नोट्स और एक एक लाइन को हम समझेंगे। क्योंकि जो भी आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, जो बच्चे अभी 11th में गए हैं, उसमें थ्योरी पोर्शन काफी सारा रहने वाला है और थ्योरी समझने में अभी बच्चों को दिक्कत होती है बिकॉज एकदम नया सब्जेक्ट है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना चैप्टर 1 पार्ट 1। ये अपलोड हो रहा है आपका 3-3 4-4 टॉपिक हर वीडियो में कवर करेंगे। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। वर्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे, ध्यान से समझना बेटा इस फर्स्ट चैप्टर को। इसमें जो वर्ड्स आएंगे ना, जैसे डेफिनेशन में वर्ड आएंगे अकाउंटिंग के, वो आपने रटने नहीं है, क्योंकि वो जो वर्ड्स बने हैं वो आपका पूरा 11th का सिलेबस है। जब आप बुक का इंडेक्स खोलोगे तो जो मैं वर्ड्स अभी बोलूंगा, देखना वो आपके चैप्टर्स हैं, इंडेक्स हैं। तो आप इसको रट नहीं सकते, आपने इसको याद ही करना है। कैसे, मतलब समझ के याद करना है। देखो, पहले डेफिनेशन में आते हैं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, ये एक तरह की आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला वर्ड क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग। अभी हम इन सारे वर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आया बेटा क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर की जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है ट्रांजेक्शन, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब ये सारे वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग समझाता हूं, ये क्यों है। देखो, एक वर्ड आया रिकॉर्डिंग। क्या वर्ड आया है? रिकॉर्डिंग। अब ये वर्ड क्यों आया है? देखो, एक अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, इसे अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो वो कैसा होता है? देखो, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, वो फाइनेंशियल टर्म में, अगर उसको हम पैसे में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं बेटा जर्नल में। किसमें रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जर्नल 8th चैप्टर है किताब का। इसके बाद इस जर्नल से हम क्या बनाते हैं? लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। और लेजर वर्ड के जो रिलेशन है वो है क्लासिफाइंग से। कैसे है अभी पूरा डिटेल में मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। इसके बाद बनता है बेटा ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये भी चैप्टर है, लेजर भी आपका चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस भी आपका चैप्टर है। इसके बाद बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे लास्ट में बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें बनती है। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, आपने कॉमर्स लिया है, अब आपको कोई लोग बोलते होंगे आपके सीनियर कि बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। अभी आप मीम्स वगैरह भी देखोगे, रील्स में आएंगे। तो ये कैसे चलता है समझना। देखो, पहला वर्ड आया रिकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जर्नल में। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, पैसे में मेजर की जा सकती है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, रेंट पे किया, कुछ भी हो रहा है, वो सबसे पहले रिकॉर्ड हुई जर्नल में। जर्नल डेली बनती है, डेली जो ट्रांजेक्शन हुई डेली रिकॉर्ड होगी। इसके बाद इसे क्लासिफाई कर दिया जाता है। क्लासिफाई का क्या मतलब है? मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और वो डेली की 1000 से लाखों ट्रांजेक्शन करता है। अब उसे सिर्फ ये देखना है कि भैया मेरी कैश में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, या मेरे डेटर्स कितने हैं, मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार में माल बेचा है, क्रेडिटर वो है जिनसे हमने उधार में खरीदा है। तो क्या वो सारी ट्रांजेक्शन थोड़ा ना बैठेंगे चेक करने के लिए? तो उसके लिए हम क्लासिफाई कर देते हैं। हम सारी क्या करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन एक जगह लिख देते हैं, क्रेडिट वाली अलग से लिख देते हैं, हमारे टोटल डेटर्स कितने हैं वो एक जगह लिख देते हैं। तो जो ये क्लासिफाई करते हैं ये करते हैं लेजर में। ये भी आपका जर्नल के बाद का ही चैप्टर है, अगर आप अपने बुक का इंडेक्स खोल के देखोगे। इसके बाद मान लो मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मेरा कैश कितना है, कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस साल के एंड में कितना बचा हुआ है, या 6 महीने बाद कितना बचा हुआ है। मुझे कैपिटल का पता करना है, मेरे को परचेज का पता करना है, सेल का पता करना है। तो मैं इतने सारे लेजर भी नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि लेजर भी बहुत सारे बनते हैं। तो एक समरी बना दी जाती है, समराइज कर दिया जाता है। किसमें समराइज कर दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। किसमें? ट्रायल बैलेंस में। इसमें सब बैलेंस के जितने भी मतलब अकाउंट होते हैं
उनके क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो आप क्वार्टरली हो, चाहे वो 6 महीने बाद का देखना है, सबके लेजर के क्लोजिंग बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएंगे। ये भी आपका चैप्टर है 13 चैप्टर। इसके बाद सबसे लास्ट में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे मेन होता है, जिससे पता लगता है कि एक कंपनी के प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, कितने उसने प्रॉपर्टी बना ली है, सब कुछ। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। जो ये पहली 2 चीजें मैंने बताई आपको, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एंड लॉस अकाउंट, इससे निकल के आता है हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस किया है। और बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमारे टोटल कर्जे कितने हैं और हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब कितनी लायबिलिटीज है और कितनी एसेट्स हैं। तो यहाँ पे वर्ड आया था इंटरप्रिटेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, उसको इंटरप्रिटेट करना कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या निकल रहा है। और लास्ट में कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसे करेंगे? जो हमारे यूजर्स हैं। यूजर्स मतलब जो हमारी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे ओनर है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हमसे क्या लेगी? बिजनेस में टैक्स लेगी। तो उन्हें कहां से पता चलेगा कि कितना टैक्स इनका बन रहा है? वो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाएगी, बोलेगी जी आपने इतने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो 100 करोड़ के हिसाब से जितना का टैक्स बनता है वो आप पे कर दो। तो ये पूरी इसलिए डेफिनेशन बनी हुई है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। अकाउंट्स को रटोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी डेफिनेशन देखो 11th में अलग अलग भी आप लिख सकते हो, ये सबसे इजी है और सबसे डेप्थ में है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। हमारे अगला टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे आप फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हो। अब इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पहले जो फाइनेंशियल नेचर किया। फाइनेंशियल नेचर मतलब मनी नेचर किया। मेरा जो एम्प्लॉय है उसकी शादी हो गई, ठीक है, ये कोई मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई पैसा रिलेट नहीं कर रहा। या मेरे बिजनेस में एक नया मैनेजर आया जिसकी वजह से मेरी सेल्स बढ़ गई। जो सेल्स बढ़ी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन जो नया मैनेजर आया उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। उसकी सैलरी को रिकॉर्ड करूंगा। नया मैनेजर आया तो मैं ये थोड़ा लिखूंगा नया मैनेजर अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शन, सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। विच इट मीन्स ओनली रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। इसके बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब मेरे को ये तो पता लग गया सेल्स हुई है, मनी में मैं काउंट कर सकता हूं। अब उसे मेजर भी तो करूंगा ना बेटा, सेल्स कितनी हुई है, कितनी यूनिट्स बिकी है, कितने पैसे की थी, तो उसे मेजर करना। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन इन अ टर्म ऑफ कॉमन मेजर यूनिट कॉल्ड मनी। मनी की वैल्यू में उसे हम कॉमन वैल्यू ले रखी है मनी, जैसे इंडिया में हो तो रुपीस, अमेरिका में हो तो डॉलर, तो उसको आप मेजर करते हो। और क्या होता है इसके बाद रिकॉर्डिंग। अब याद रखना, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अब आप बीएसटी भी पढ़ोगे, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, अगर आपको डेफिनेशन आती है ना तो आपको फीचर्स, लिमिटेशन, इंपोर्टेंस अपने आप याद हो जाएगी। अब देखना इसमें कैसे लाइव एग्जांपल देखेंगे। जितने भी आप ये वर्ड्स देख रहे हो ये मोस्टली वर्ड वही थे जो भी हमने डेफिनेशन में समझे, ऑलरेडी मैंने आपको उसमें समझाए, तो इसको यहाँ पे दोबारा समझते हैं। देखो, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल। क्या बोला था मैंने आपको? कोई भी ट्रांजेक्शन होती है कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में रिकॉर्ड होती है। फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, कंडीशन सिर्फ यही है। इसके बाद और अकाउंटिंग का फीचर क्या है? वो क्लासिफाई करता है। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर, जो एक नेचर की है, मतलब सारी कैश वाली, जितनी भी कैश वाली ट्रांजेक्शन है एक जगह, जितनी भी क्रेडिट वाली है, उधार वाली है एक जगह, जितनी भी बैंक से रिलेटेड है वो एक जगह। तो उसको एक नेचर के ट्रांजेक्शन को ग्रुप बना दिया, एक अलग से अकाउंट बना दिया और उसको किसमें बना दिया? लेजर में। अब एक और वर्ड यहाँ पे आया, ध्यान से समझना, पोस्टेड। क्या है? पोस्टेड। देखो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले बनता है जर्नल, जर्नल से बनता है लेजर। तो जब हम जर्नल से लेजर में एंट्रियों को पोस्ट करते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं पोस्टेड या फिर पोस्टिंग। आगे आओ बेटा, समराइजिंग। समराइजिंग
is the process of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for the internal and external user। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर है, अब एक बात बताओ, मैं कहीं लोन लेने जाऊं तो वो मेरी सारी ट्रांजेक्शन बैठ के थोड़ा ना देखेंगे। मेरे बिजनेस में 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रही है, 1 लाख ट्रांजेक्शन देखेंगे नहीं, वो कहेंगे जी अपना ट्रायल बैलेंस ले आओ, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ। ट्रायल बैलेंस से वो देख लेंगे इनके पास इतना कैश है, इतनी एसेट्स है, इतनी मशीन है, इतनी फर्नीचर है, इतना उधार देना है, सब पता लग जाएगा उन्हें। तो ये हेल्प करता है, क्लासिफाई कर देता है डेटा को इस मैनर में, ताकि वो जितने भी यूजर्स हैं उसे अंडरस्टैंड कर पाए इजीली। इसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, इसको देखो, इट मींस एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ध्यान से समझना, एक मैंने आपको बताया पीएनएल, पीएनएल से उनको ये पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, क्योंकि यहीं से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। फिर इसके बाद एक वर्ड आया कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी बैलेंस शीट से कि क्या कंपनी की ये तो नहीं हो रहा लायबिलिटीज बिकती जा रही है, और जो एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो कैश में है ही नहीं। कोई कंपनी है कह रही है हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास 10,000 करोड़ है, लेकिन कैश नहीं है, जितना भी पड़ा है वो बिल्डिंग के रूप में पड़ा है, गोल्ड पड़ा है, या अभी जिनको उधार में माल बेच दिया था उनसे लेना है, तो उनको कोई लोन नहीं देगा, क्योंकि कब बिल्डिंग बिकेगी नहीं, कैश है ही नहीं, बिजनेस चलाने के लिए तो कैश चाहिए ना। तो वो सब हेल्प करता है आपका बैलेंस शीट और पीएनएल एनालाइज करने में, एक डिसीजन लेने में कि हमें बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना। अगर बिजनेस वो प्रॉफिट में है ही नहीं, लॉस में ही जाता जा रहा कंटिन्यूस बहुत सालों से, तो उसे बंद करेंगे। आगे देखो, अब लास्ट है कम्युनिकेटिंग। अब जो मैंने पीएनएल बनाया, मैंने जो बैलेंस शीट बनाई, उसको घर पे तो रख नहीं दूंगा, उसको जो भी ओनर है बिजनेस के, बिजनेस ने अगर लोन ले रखा है तो बैंक के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, उन सबको बताऊंगा कि भैया ये मेरे बिजनेस की अभी फाइनेंशियल कंडीशन है कि मैं लॉस में जा रहा हूं या मैं ग्रो कर रहा हूं। मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने पैसा लगाया होगा, सबसे मेन लोग, तो उनको बताना पड़ेगा। क्या लिखा है, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट प्रोवाइडेड इन टाइम, टाइम में आप बनाओगे, एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन मे बी टेकन एट द राइट टाइम। अगर किसी ने आपको लोन दिया बैंक ने, तो वो देखेगा ना ये कंपनी लॉस में जा रही है, तो भैया इससे पहले ही पैसा ले लो, वरना ये तो बर्बाद हो जाएंगे, हमें लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट भी देखेगी कि टैक्स पे नहीं कर रहे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो वो सब यहां से पता लगने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, और यह ही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का क्या पर्पस है। देखो, पहला, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है उसे रिकॉर्ड करना। अगर कोई सिस्टम ही नहीं होगा ऐसे रिकॉर्ड करने का, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, आपको और पैसा लगाना है नहीं लगाना, आपने इतनी मेहनत जो करी है वो लॉस में तो नहीं जा रही। तो वो हेल्प करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से पता करने में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो है नहीं ना सिर्फ मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता जा रहा हूं और ये नहीं बता पा रहा कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में। मैंने ये बोल दिया देखो मैंने सारा हिसाब रखा हुआ है कि कितना पैसा बना है, कितना पैसा डूब रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में। बस ये लिख लिया कितना गया कितना आया, तो वो भी फिर मेरे लिए यूजलेस है। क्या लिखा हुआ है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड फॉर अकाउंटिंग पीरियड। देखो जो भी बिजनेस होता है ना उसका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल के लिए हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक न्यू ईयर बनाते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में 1 अप्रैल को नया साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। तो 1 साल के एक साल के लिए कंपनी अपने रिकॉर्ड बनाती है, देखती है इस 1 साल में अपने कितना ग्रो किया, कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स। अगर मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, प्रॉपर अकाउंट नहीं बना रहा, सारी ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो हो सकता है मेरे बिजनेस में चोरी हो और मुझे पता भी नहीं चले
ठीक है, मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लो मेरी जनरल स्टोर है, मैं वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं रखता कितने बिस्किट आए, कितने गए, कितना आटा आया, कितना नहीं गया, और मेरा कोई नौकर है वो एक बिस्किट ले गया चोरी करके, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। लेकिन अगर मैं एक सिस्टमेटिक, जब मैं बिस्किट खरीदता हूँ कितने पीस आए, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, और जितनी मेरी डेली सेल हो रही है, मान लो मैंने 100 बिस्किट खरीदे, ठीक है, पार्ले जी के खरीदे, और उसमें से मैंने 10 बेच दिए एक दिन में, तो 90 पड़े होने चाहिए। अब मैं काउंट कर रहा हूं तो आ रहे हैं 89, तो मतलब एक बिस्किट चोरी हुआ, या तो चूहा लेके गया या चोर लेके गया, दोनों में से एक लेके गया। तो वो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग की हेल्प से। अकाउंटिंग की एसेट सेफ रहेगी। ऐसे कैश में बहुत हो सकता है, कैश चोरी हो सकता है। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस। जो भी बिजनेस की एसेट है उसको अकाउंटिंग अपने पास रखता है। विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। और कंट्रोल भी रखना कि आज मेरे पास 100 कोई बिजनेस की एसेट पड़ी है, 100 बिस्किट ही ले लेते हैं बर्डे जी का, अब ये बिकता गया बिकता गया बिकता गया, 10 ही बचा है, तो भैया मेरे को दोबारा उसको ऑर्डर देना पड़ेगा ना। बट अगर मेरे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा, तो फिर तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। फिर तो कस्टमर आएगा, मैं बोल दूंगा हाँ जी पड़ा है, जब मैं देखने जाऊंगा मेरे पास नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा तो मैं सिस्टम में देख के 1 मिनट में बता सकता हूँ, मेरे को उठ के जाके चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अभी पढ़ा कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, बिजनेस की, वो पता चलेगी। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। देखो जितने भी हमारे यूजर्स हैं, हम उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो सेफ है या नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आपने एक वो देखा होगा, सोनी पे शार्क टैंक आता है, सबको पता है। अब शार्क टैंक वाले सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो लोग हैं उनसे यही पूछते हैं कि अपने 3 साल का या 5 साल का प्रॉफिट बता दो कितना है। तो उनको कहां से पता चला? उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है, रिकॉर्ड बनाए कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना साल हो रहा है, हम कितना ग्रो कर रहे हैं, कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है। अब आप 11th में कॉमर्स अगर स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको शार्क टैंक लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपकी नॉलेज पता चले, आपको पता चले सर ने ये चीज पढ़ाई है तो ये यहाँ यूज होने वाली है। ठीक है बेटा, तो ये बतलाता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद असाइटिंग या असेसिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कंपनी के मैनेजमेंट मतलब डिसीजन लेंगे कि कंपनी में और पैसा लगना है या नहीं, या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चलते देना है या नहीं, हमारे खर्चे वेस्ट हो रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, उसे कम करना है या नहीं करना। द मैनेजमेंट ऑफ्टन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कंपनी तो वो चला रहे हैं ना बेटा, कल को कंपनी डूबेगी तो उनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। अकाउंटिंग असेसिस द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी थी जिन्होंने देखा कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने P&L को खोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन किया, उसमें सारे एक्सपेंसेस लिखे थे। तो उसमें चेक किया कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो जब पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग करने जाते हैं, पानी वाला ड्रिंकिंग, ठीक है, गलत मत चले जाना, इसको सही लिख लेते हैं पहले, ड्रिंकिंग पानी लेने जाते हैं, वाटर लेने जाते हैं, तो हमने डिस्पोजल गिलास रखे हुए हैं। तो एक एम्प्लॉय दिन में 10 बार पानी पी ले तो 10 बार वो गिलास यूज कर रहा है प्लास्टिक का। तो ऐसे 100 एम्प्लॉय है तो दिन के तो कितने सारे हो गए, 1000 गिलास यूज हो गए, तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया मैनेजमेंट में, तो उन्होंने जैसे हमारे घर में मग होते हैं ना, वो मग लिए, अपनी कंपनी के प्रिंट करवाए और सबको वो बांट दिए, 4-4 5-5 मग बांट दिए कि भैया आपको 1 साल तक अब यही मग में पानी पीना है। एक आप कॉफी का बना लो, 2 कॉफी के बना लो, 1 पानी का बना लो। तो उनका क्या हुआ, एक ही बार में जो कॉस्ट लग गई और उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट इस वजह से कम हो गई। ठीक है, जो बार बार फालतू का खर्चा हो रहा था वो बच गया। ठीक है, उसको वो काउंट भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तो एक ही बार दे दिया 5 कप और बच गया। तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया ना कि हमें ये चीज खर्चे को बढ़ाना है, कम करना है, तो ये बेनिफिट मिलता है। इसके बाद कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया अगर मैंने मैंने अपने पापा से पैसा लगाया है, अपने भाई से पैसा लिया है, दोस्त से पैसा लिया है, तो उसे बताऊंगा ना
कि मैंने भाई देख पूरे साल में ये खर्चा किया है, यहाँ पैसा लगा है, ठीक है। वरना वो बोलेगा 10 लाख रुपए दिए थे, कहाँ गया पैसा, बैंक भी बोलेगा कहाँ गया। मैं उसे बताऊंगा 10 लाख में से देखो 5 लाख का माल बचा हुआ है, 3 लाख मेरे पास अभी उधार जो मैंने बेचा है वो आना है, तो आपका पैसा सेव है। तो जितने भी यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब जब उनको रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 टॉपिक हम कर रहे हैं। आगे की भी जो आपके टॉपिक है वो मैंने रिकॉर्ड तो कर रखे हैं, मतलब लिखे हुए बना रखे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3-3 4-4 टॉपिक करके 5 वीडियो इस चैप्टर की बनेगी। आपका जो भी बेटा PT1 होगा, UT1 होगा, उसमें इस चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स टू 8 मार्क्स की रहने वाली है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ो, बुक को भी पढ़ना है। ये वैसे मैंने सारी बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है, और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइव नॉलेज भी लेनी है आपने। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कोई भी डाउट आता है कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपकी इकोनॉमिक्स और BST की भी नई वीडियोस आने वाली है। थैंक यू एवरीवन।